गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट 3 चल रही थी अपनी कारक धात्विक यौगिक और इसके अंदर अपने चला था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में अपने चला था मेटल कार्बोनिल्स। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। तो धातु और कार्बोनिल लिगेंड से मिलकर बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कह देंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था ये जो मेटल कार्बोनिल है इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था कितने प्रकार के होते थे। उसमें हमने इनका 4 प्रकार बताए थे, मोनोन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। उसके बाद में अपना ये 2 रूल बताए थे कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो ये 2 रूल हैं उनको फॉलो करते हैं। तो वे मेटल कार्बोनिल जो EAN रूल और सेकंड रहेगा आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन नियम बोलते हैं इसको। तो वे मेटल कार्बोनिल्स जो इन दोनों रूल को फॉलो करते हैं वे मोर स्टेबल या स्थायी होते हैं, जबकि वे मेटल कार्बोनिल्स जो कि इन दोनों रूल को फॉलो नहीं करते हैं, दोनों रूल लगभग एक जैसे ही हैं, जो इसको फॉलो करेगा वो इसको भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो वे मेटल कार्बोनिल्स जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं वे लेस स्टेबल होते हैं और कुछ मेटल कार्बोनिल्स ऐसे हैं जो इन रूल को फॉलो नहीं करते फिर भी वे स्थायी होते हैं, तो वो इन दोनों रूल के क्या माने जाएंगे, अपवाद माने जाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सबसे पहले पढ़ेंगे हम EAN रूल। तो EAN रूल में हमने जो EAN लिखा है सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म देखेंगे। तो फुल फॉर्म रहेगी इसकी इफेक्टिव ए से बनेगी, एटॉमिक, N से बनेगा नंबर और रूल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या हिंदी में बोला जाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम। प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम, ये रहेगा इसका हिंदी में नाम। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर आता है कि मेटल कार्बोनिल बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु कार्बोनिल लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा धातु को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल में ये बताया गया है कि मेटल कार्बोनिल बनते समय मेटल आयन यानी कि धातु परमाणु या धातु आयन कार्बोनिल लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, जो 18वें वर्ग की गैसें होती है ना, 18 ग्रुप होता है ना आवर्त सारणी में, जिनको हम अक्रिय गैसें बोलते हैं, उसके जैसा हो जाए। तो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो कार्बोनिल लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके निकटतम अक्रिय गैस के विन्यास के बराबर हो जाए, या इसका जो एटॉमिक नंबर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए। ये रहेगा इसमें EAN रूल, ठीक है। ये रहेगा अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये लिख लिया हो इसके अंदर कि EAN रूल के अनुसार धातु कार्बोनिल बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कार्बोनिल लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के जैसा हो जाए, ठीक है। उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकटतम अक्रिय गैस के बराबर या अक्रिय गैस के जैसा हो जाए। उसके बाद में आता है कि इसमें EAN है वो निकालेंगे कैसे हम। तो EAN जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, उसकी EAN निकालने का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, इसमें आएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसका
एटॉमिक नंबर कितना है वो लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। लिगेंड के रूप में यहाँ पे क्या अपना कार्बोनिल लिगेंड है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड एंड लिगेंड के द्वारा दी गई कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, चार्ज ये कौन सा चार्ज देखना है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो भी देख सकते हो, या फिर आप जो मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी EN निकालने का फॉर्मूला रहेगा एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन। यानी मेटल कार्बोनिल में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का एटॉमिक नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, यानी कार्बोनिल लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉन, और वन कार्बोनिल लिगेंड, एक कार्बोनिल लिगेंड है वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। प्रत्येक लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय धातु परमाणु को, प्लस माइनस चार्ज। मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो यहाँ पे होना, यदि वो चार्ज प्लस में है तब हम माइनस का यूज करेंगे, और यदि वो चार्ज माइनस में है तो जितना माइनस में है उसको यहाँ पे प्लस लगा करके लिख देंगे। ये रहेगा EAN निकालने का फॉर्मूला। देखिए इसको, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे इसमें। लिख लिया हुआ ये। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे एग्जाम्पल, EN निकालेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसके अंदर करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा NiCO4। NiCO4 नाम रहेगा इसका निकल टेट्रा कार्बोनेट, नाम रहेगा इसका निकल टेट्रा कार्बोनेट। हमें निकालनी है इसकी EN, सेंट्रल मेटल एटम Ni है ना निकल, उसकी हमें निकालनी है EN निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन, तो सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु निकल है, और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 4 लिगेंड है और प्रत्येक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 को 2 से गुणा किए, प्लस माइनस चार्ज है ही नहीं कॉम्प्लेक्स में चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 28 और 8 कितने हो गए 36, और 36 किसका परमाणु क्रमांक होता है, क्रिप्टोन का होता है। तो जब निकल केंद्रीय धातु परमाणु निकल, उसने जब निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाया तो बनाते समय उसने कार्बोनिल लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी उतने ही कार्बोनिल लिगेंड इसने अपने साथ जोड़े मेटल कार्बोनिल बनाते समय, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के जैसा हो जाए। तो निकल 28 नंबर में है, इसके निकटतम उत्कृष्ट गैस रहेगी क्रिप्टोन। तो निकल ने 4 कार्बोनिल लिगेंड है अपने साथ जोड़ के उससे 8 इलेक्ट्रॉन लिए, और 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने निकटतम अक्रिय गैस है क्रिप्टोन, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल जो है NiCO4 वो EAN रूल को फॉलो कर रहा है, इस कारण से ये क्या होता है, स्टेबल मेटल कार्बोनिल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नीचे कि EAN रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका जो EAN निकालेगी थी वो निकटतम अक्रिय गैस के बराबर आ गई ना 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे EAN रूल फॉलो, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक के नियम का ये पालन करता है, उसको फॉलो करता है, इस कारण से ये एक स्टेबल
मेटल कार्बोनिल होगा। आप लाइन इसके नीचे लिख सकते हैं कि NiCO4 है वो EN रूल को फॉलो करता है या EN रूल का पालन करता है, इसलिए ये स्थायी मेटल कार्बोनिल होता है। ये रहेगा आपका फर्स्ट एग्जांपल निकल टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद देखिए इसके अंदर सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे हम। सेकंड में पढ़ेंगे आयरन पेंटा कार्बोनेट FeCO5। नाम रहेगा इसका आयरन पेंटा कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके लिए हम EAN निकालते हैं। यहाँ पे EN किसके लिए निकाली जाएगी? केंद्रीय धातु परमाणु के लिए, और केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे आयरन है। तो EN के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक रहेगा 26 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। 5 लिगेंड है कार्बोनिल के और प्रत्येक 2 देता है, तो 5 × 2 प्लस माइनस चार्ज 0 रहेगा यहाँ पे। तो कितना आ गया 26 और ये हो गया 10, तो बनेगा 36 और 36 पे क्या था क्रिप्टोन। तो जो FeCO5 है यानी आयरन पेंटा कार्बोनिल है वो भी क्या कर रहा है EN यानी कि मेटल कार्बोनिल बनाते समय आयरन है वो उतने ही कार्बोनिल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिससे कि इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक है वो निकटतम अक्रिय गैस क्रिप्टोन के जैसा हो जाए। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसके अंदर कि FeCO5 यानी आयरन पेंटा कार्बोनिल EAN रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये है स्टेबल, इसलिए ये है स्थायी धातु कार्बोनिल होगा। ठीक है, ये लिखेंगे आप इतना इसके अंदर। तो ये वाला भी स्टेबल है और ये वाला भी स्टेबल है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं। दोनों एग्जाम्पल लिखें। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल रहेगा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनेट। थर्ड रहेगा आपका क्रोमियम हेक्सा कार्बोनेट। नाम रहेगा इसका क्रोमियम हेक्सा कार्बोनेट। अब देखिए इसके अंदर हमें EN निकालनी है। EN किसके निकलेगी? केंद्रीय धातु परमाणु की, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है इसमें? क्रोमियम है। ठीक है, तो देखें इसके अंदर EN के फॉर्मूले से सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आएगा 24 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कार्बोनिल लिगेंड। तो 6 लिगेंड है और प्रत्येक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 × 2 प्लस माइनस 0। चार्ज नहीं है ना, इसको लिखेंगे हम 0। कितना आ गया ये 24 और 12 कितना हो गया 36, और 36 पे क्या आती है क्रिप्टोन अक्रिय गैस। तो क्रोमियम जो थी उसने अपना मेटल कार्बोनिल बनाया, उस समय इसने उतने ही कार्बोनिल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिससे कि इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक है वो निकटतम अक्रिय गैस क्रिप्टोन के बराबर हो गया। तो क्रिप्टोन के बराबर हो गया तब हम क्या बोलेंगे कि CrCO6 है उसमें क्रोमियम है वो EAN रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो EAN रूल को फॉलो करने के कारण ये भी क्या होगा कि स्टेबल या स्थायी मेटल कार्बोनिल माना जाएगा। ठीक है, ये होगा स्थायी धातु कार्बोनिल CrCO6, क्योंकि ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है, इस कारण से ये स्थायी धातु कार्बोनिल माना जाता है। उसके बाद देखें आप इसके अंदर ये होगी इसके 3 एग्जाम्पल। इसका एक अपवाद है वो देखें आप। फोर्थ नंबर पे रहेगा आपके वेनेडियम CO6। ठीक है, नाम रहेगा इसका वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। नाम रहेगा वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। इसके अंदर देखें आप EN कैलकुलेट करते हैं। इसमें EN किसकी निकाली जाएगी? वेनेडियम की निकाली जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है इसमें
23 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय इलेक्ट्रॉन लिगेंड 6 लिगेंड है और प्रत्येक लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस माइनस 400 कितना आ गया इसके अंदर 23 और 12 कितना हो जाएगा 35। ठीक है 23 और 35 हो गया। 35 नंबर पे कोई भी अक्रिय गैस वो नहीं होती क्योंकि 36 पे क्रिप्टॉन है, 35 पे अक्रिय गैस नहीं होती। 35 पे तो जो 7th ग्रुप है अपना हेलोजन उसका तत्व होता है। ठीक है 7th ग्रुप है ना उसका तत्व होगा कौन सा ब्रोमीन। तो जो VCO6 है वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो नहीं करा क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स बना था मेटल कार्बोनिल बना था तो केंद्रीय धातु परमाणु है वेनेडियम उसने लिगेंड से इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किए जिससे कि इसका EAN यानी इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक है वो निकटतम अक्रिय गैस के बराबर हो जाए क्योंकि अक्रिय गैस के बराबर होने में एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी कमी होगी। 36 होना चाहिए इसके पास क्या है 35 है तो इसमें बोला जाएगा कि ये जो EAN रूल है नॉट फॉलो EAN। अब इसमें लिखेंगे दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो EAN रूल। इसमें लिखा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है वो EAN रूल को फॉलो नहीं करता है तो EAN रूल के अनुसार ये कॉम्प्लेक्स है वो अस्थायी होना चाहिए लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है वो स्थायी होता है तो ये EAN रूल का क्या माना जाएगा अपवाद माना जाएगा। ठीक है क्योंकि EAN रूल के अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि वे कॉम्प्लेक्स या वे मेटल कार्बोनिल जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं वे EAN रूल के अनुसार क्या होंगे अस्थायी होते हैं। लेकिन जब एग्जाम्पल किए तो इसमें जो 4th एग्जाम्पल था अपना वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल का तो इस एग्जाम्पल में वेनेडियम है उसने EAN रूल को फॉलो नहीं किया। EAN रूल को फॉलो नहीं किया तो ये EAN रूल के अनुसार क्या होना चाहिए अस्थायी होना चाहिए लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्थायी होता है फिर भी ये स्थायी होगा EAN रूल को फॉलो नहीं करता फिर भी स्थायी है तो ये EAN रूल का क्या माना जाएगा अपवाद माना जाता है। ठीक है अब ये नहीं कि जो फॉलो नहीं करते वो सारे ही अपवाद मान के स्थायी हो जाएंगे सारे स्थायी नहीं होते सिर्फ ये एक अपवाद है इसका वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल जो कि EAN रूल को फॉलो नहीं करता है फिर भी ये स्थायी होता है। बनाए इसको वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। ये था आपका EAN रूल। यदि इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा या EAN रूल पूछा जाए तो EAN रूल लिख के उसका फॉर्मूला लिखना है EAN कैलकुलेट करने का फिर इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल है वो 1 या 2 एग्जाम्पल कर देना। उसके बाद सेकंड रूल रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सेकंड रहेगा अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दोस्तों इससे पहले वाला था ना EAN रूल वो दिया गया था सिज्विक नाम का एक वैज्ञानिक था सिज्विक ने दिया था वो। ठीक है और सेकंड रहेगा अपना हेडिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसका फॉर्मूला है वो आज पढ़ लेते हैं और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। देखिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होगा। इसके अंदर ये आता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कि कोई भी मेटल कार्बोनिल है कोई भी मेटल एटम है या आयन है यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार कोई भी मेटल एटम या आयन कार्बोनिल संकुल बनाते समय ये कार्बोनिल संकुल कब बनाएगा जब वो मेटल एटम या आयन कार्बोनिल लिगेंड CO लिगेंड के साथ में जुड़ेगा तब बनेंगे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो कोई भी केंद्रीय कोई भी धातु परमाणु या आयन कार्बोनिल लिगेंड बनाते समय उतने ही कार्बोनिल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिससे कि उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है तो इसमें लिखा जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार कोई भी धातु परमाणु या आयन कार्बोनिल
मेटल कार्बोनिल संकुल बनाते समय कार्बोनिल लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिससे कि इनके संयोजकता कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसकी जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, मेटल है उसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो फॉलो या फिर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम और आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या वो धातु परमाणु जो कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स वाली मेटल एटम या आयन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में N-1d कक्षक और Ns कक्षक, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। N-1d में होंगे वो भी और Ns कक्षक वाले हैं वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। आगे समझ में N-1d वाले और Ns कक्षक वाले, प्लस में वही रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कार्बोनिल लिगेंड, वही रहेगा कि एक लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस माइनस चार्ज सेम है ये, जिस प्रकार से En कैलकुलेट की थी सेम उसी प्रकार से ये वाला कैलकुलेट करना है, लेकिन चेंज क्या है कि यहाँ पे En निकालते समय हमने लिखा था सेंट्रल मेटल एटम या आयन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक लिखा था, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम मेटल एटम या आयन के केवल संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल हम वही यहाँ पे लिखेंगे। संयोजकता कोष N-1d और Ns है, केवल इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, प्लस में वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड प्लस माइनस चार्ज। उसके बाद में आता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार वे कॉम्प्लेक्स जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं केवल वे मेटल कार्बोनिल ही स्टेबल होते हैं, और वे मेटल कार्बोनिल जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं वे सारे क्या माने जाएंगे, अनस्टेबल या अस्थायी मेटल कार्बोनिल माने जाएंगे। देखें इसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि इस रूल के अनुसार 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार कोई भी धातु परमाणु या आयन है वो मेटल कार्बोनिल संकुल बनाते समय कार्बोनिल लिगेंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे कि उसके वैलेंस सेल में या संयोजकता कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो मेटल एटम या आयन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, नंबर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम और आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कार्बोनिल लिगेंड, और एक कार्बोनिल लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस चार्ज। इसका एक एग्जाम्पल कर लो, देखें ये देख लो आप NiCO4 वाला निकल टेट्रा कार्बोनेट। इसके अंदर जब हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम और आयन। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए तो इसमें लास्ट में आता है आर्गन के बाद में 3d8 4s2। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8 और 2, 3d क्या है यहाँ पे N-1, 3d रहेगा N-1d और 4s रहेगा Ns कक्षक। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 लिगेंड है, प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस माइनस चार्ज में आएगा 0। तो चार्ज को 2 से गुणा किया 8 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो निकल टेट्रा कार्बोनिल है उसमें निकल ने कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाते समय उतने ही कार्बोनिल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो, या जिससे कि इसके निकल के संयोजकता कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अपने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन आ गए ना इस फॉर्मूले की सहायता से। तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। फॉलो करेगा तो ये किसमें माना जाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। आगे समझ में, En रूल को फॉलो कर रहा है, इसका 18 इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करता है, En रूल दोनों को फॉलो करता है। तो ये इसमें नीचे लिखा जाएगा कि निकल टेट्रा कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इस कारण से ये
स्थायी कॉम्प्लेक्स या स्थायी धातु कार्बोनिल संकुल होता है। ये करने के बाद देखो अब क्या करना है, जो पीछे वाले EN वाले में एग्जांपल थे दो, एक तो था इसमें आयरन पेंटा कार्बोनिल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल और एक था वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। इन तीनों के अंदर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल से देखना है कि कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता है। ये आप खुद से करके लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।